नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। नाउ वी विल कवर इवोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ पार्लियामेंट का। जैसा कि आज हम देखते हैं पार्लियामेंट का स्वरूप, जिस तरीके से उसका फंक्शनिंग है, जिस तरीके से उसका मैकेनिज्म है, तो क्या पहले भी ऐसा था? तो हमको यही पता चलता है कि पहले ऐसा नहीं था। अर्लियर स्टेज पर क्या था वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्था है, जहाँ पर कानून निर्माण होता है, कानून बनाए जाते हैं। किस लिए? जनता के भले के लिए, जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। अब ये पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, अस्तित्व में कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? सो वी नो दैट वी वर द स्लेव ऑफ ब्रिटिश, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। उसी बीच में जो ब्रिटिश लोगों का कानून था, कई प्रकार के एक्ट थे, लॉज थे, रूल्स थे उनके, उसी में से एक था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट, एक कानून बनाया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, क्योंकि ये डिमांड इंडियंस के द्वारा की गई थी, इंडियन लीडर्स के द्वारा। उसके बाद ये बनाया गया और उसमें क्या फैसला लिया गया? इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। इस वाले एक्ट में यह तय किया गया कि अब भारतीयों के प्रतिनिधि भी शासन में रहेंगे, यानी वो लोग भी शासन का काम देखेंगे। यानी भारतीयों के तरफ से कोई रहेगा, कोई नेता, कोई उस राजनीतिक पद पर विद्यमान, जो कि क्या करेगा, वो भारतीयों की हित की बात करेगा। इसी में यह भी किया गया था इंडियंस टू बी इन्वॉल्व फॉर लेजिस्लेटिव वर्क, यानी अब भारतीयों को भी इंक्लूड किया जाएगा। किस काम के लिए? लेजिस्लेटिव वर्क, यानी विधान बनाने के लिए, विधायिका के लिए, कानून निर्माण में। क्योंकि जो भी कानून बनाए जाते थे पहले अंग्रेजों के द्वारा, वो सारे के सारे कानून वो किसका फेवर करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेवर करते थे, किसी भी इंडियंस का फेवर नहीं करते थे। वो हिंदुस्तानियों के भले के लिए नहीं होता था। दैट इज वाई सच एक्ट वाज ब्रॉट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन लीडर्स। नेक्स्ट थिंग है कि रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1885 के बाद से हम समझेंगे इसको क्या है। हम जानते हैं कि 1885 में, 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और किस लिए हुआ? टू कंडक्ट वेरियस नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। बहुत सारे आंदोलन चलाने थे, ताकि सारे जितने भी नेता हैं, सारे लीडर्स हैं, जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, दे कुड कम ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने आंदोलन को चला सके, हिंदुस्तानियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ आवाज़ उठा सकें और ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इन शॉर्ट, Indian National Congress was formed to counter-attack the oppressive policies made by the British government. इस तरीके से कांग्रेस का निर्माण होता है। और कांग्रेस क्या करती है? ये डिमांड करती है। किस प्रकार की डिमांड? इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर। ये जो लेजिस्लेचर में इंडियन होते थे, वो इलेक्टेड नहीं होते थे, यानी ब्रिटिश लोग अपने मन से किसी को रख लेते थे जो
ब्रिटिश लोगों का फेवर करें, किसी हिंदुस्तानी को रख लेते थे उनको लालच दे करके, चाहे जैसे भी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड किया कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो कि लेजिस्लेचर में काम कर रहे हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, यानी जनता के द्वारा चुने हुए या इंडियन लीडर्स के द्वारा चुने हुए, क्योंकि पहले तो वोट का अधिकार था नहीं आम जनता को। लेकिन वो चुने हुए, जो भी लोग चुने वो कई क्षेत्रों से लोग होते थे हिंदुस्तान के, और वही लोग चुनते थे। इस प्रकार की उन्होंने डिमांड की। नेक्स्ट थिंग है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये भी एक एक्ट है जो 1892 में बनाया गया था। एंड व्हाट वाज स्पेशल थिंग अबाउट दिस एक्ट? सबसे पहले बात की गई प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव की बात की कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे दोज मस्ट बी इलेक्टेड, वो चुने हुए होने चाहिए। चुने हुए होने से क्या होता है, इससे एक फेयर जिसको हम कहते हैं वो काम होता है। इससे कोई धोखाधड़ी, कोई जो कि बायसिंग सिस्टम नहीं रह जाता है। तो इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। वही आओ जब इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, आज हम देखते हैं आज भारत एक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला है। तो फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक नींव रखी गई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की इस वाले एक्ट से, क्योंकि जब लोग इलेक्टेड रहेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक नींव बनेगी। नेक्स्ट थिंग है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इस एक्ट में क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर दोनों का काउंसिल अलग अलग बनाया गया, यानी शासन को फैलाव मिला। यानी जो अब हम देखते हैं कि राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, वैसा ही कुछ पहले बनाया गया कि केंद्र पर अलग, सेंट्रल लेवल पर अलग गवर्नमेंट रहेगी और स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल उसी को बोलते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर अलग गवर्नमेंट रहेगी एंड दे विल कोऑपरेट ईच अदर। नेक्स्ट थिंग इसी एक्ट में हुआ कि मेंबर्स हैविंग राइट फॉर डिबेट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। इस वाले एक्ट से क्या फायदा हुआ कि जो मेंबर है उसमें उनको ये राइट मिलेगा बहस करने का, जो आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर बहस करने का एक अधिकार मिलेगा। यानी जो मेंबर्स थे वो लोग जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा या बहस या डिबेट या डिस्कशन कर सकते थे, ये अधिकार मिल गया इसमें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम्स का एक सही कंक्लूजन हम निकालते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। नेक्स्ट थिंग है द एक्ट ऑफ 1919, इसके बारे में हम देखेंगे। इस वाले एक्ट में, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये लाया गया। इसमें डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी सिस्टम क्या है इसको समझेंगे हम। डायरकी सिस्टम मतलब द्वैध शासन, द्वैध का मतलब होता है डुअल, दो, यानी दो लेवल पर गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, या वी कैन से दैट टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द टू हेड्स, टू प्रोविंशियल हेड्स, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड हेड्स। इलेक्टेड और सिलेक्टेड का मतलब क्या है, जो इलेक्टेड होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से होते थे, कोई अंग्रेज अधिकारी होता था, सॉरी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड पावर्स। जो इलेक्टेड होते थे इंडियंस की तरफ से होते थे, उसी तरीके से जो सिलेक्टेड होते थे वो ब्रिटिश की तरफ से होते थे। किसी भी प्रोविंशियल स्टेट में दो हेड्स होते थे, उस राज्य के, उस प्रोविंस के दो हेड होते थे, एक ब्रिटिश के तरफ से और एक इंडियंस के तरफ से, और दोनों में कुछ न कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शन बांट दिए जाते थे कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। तो कुछ ब्रिटिश लोगों को जिम्मेदारी मिल गई, कुछ
इंडियंस लोगों को जिम्मेदारी मिली। ये डायरकी सिस्टम, इसको हम कहते हैं द्वैध शासन कहते हैं। डायरकी में क्या है, पावर को डिवाइड करना बिटवीन किसके, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस, क्योंकि दोनों हेड होते थे किसी प्रोविंस के, किसी स्टेट के। और इस तरीके से ये कब तक चला, 1935 तक। और 1935 में एंड ऑफ डायरकी, ये इसका समापन हो गया, इसकी समाप्ति कर दी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं और एक बहुत अच्छा रिफॉर्म लाते हैं और उसको एंड कर देते हैं। और फिर हम जानते हैं कि 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, और उसके बाद से इंडिया ने एक डेमोक्रेसी वाले फॉर्म को अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया। और 1950 में इंडिया बिकेम रिपब्लिक, भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। गणतांत्रिक का मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा रूलिंग सिस्टम, एक ऐसा देश जिसमें हेड ऑफ द नेशन, जो देश का मुखिया है और जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उसका भी, और जो सबसे लोअर जो सीट पर बैठा हुआ पॉलिटिकल सीट पर उसका भी, यानी सभी लोग चुने हुए होते हैं। इसको रिपब्लिक कहते हैं। यानी सभी लोगों का जो भी हमारे ऊपर शासन करते हैं, दे ऑल आर इलेक्टेड, दे मस्ट बी इलेक्टेड। यही होता है रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। 1950 में रिपब्लिक बना इंडिया, और आज हम जानते हैं आज के डेट में हर एक नागरिक को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार प्राप्त है, जिसको हम कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। चाहे किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, किसी भी रिलीजन को एडॉप्ट करने वाला हो, किसी भी तरीके का पोशाक पहनने वाला हो, कपड़ा पहनने वाला हो, किसी भी बैकग्राउंड का, उसको सभी को वोटिंग राइट है, सबको वोट देने का अधिकार है, और सबके वोट की वैल्यू एक है। चाहे कितना हो धनी हो, चाहे कोई कितना हो गरीब हो, किसी भी धर्म, जात, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, किसी से भी बिलोंग करता हो, उसका वोट का वैल्यू सेम है और सबको वोट देने का अधिकार हो। और ऐसा तब आता है जब किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो वोट दे सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।